हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान तृप्ति कॉलेज। हम अपने लास्ट लेक्चर से बीएससी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट पेपर की यूनिट थर्ड कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास वाली। इसमें हमने कल कोलिजन करी थी। कोलिजन में भी मैंने बोला था हर एक कोलिजन को अपने दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन कौन से, लैब और सीएम फ्रेम, दोनों एल और सीएम दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पढ़ेंगे। कल हमने कौन सी करी थी? हेड ऑन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, सम्मुख टक्कर, वो भी कैसी? पूर्णतः प्रत्यास्थ। तो इसके दो और टॉपिक इसी में है टक्कर में आपके। एक तो वो मैंने कल करवा दी, ठीक है। दूसरी है इन इलास्टिक कोलिजन, और एक इसमें आएगी ओब्लीक कोलिजन। ठीक है, ओब्लीक में कौन सी थी? ये 2D टाइप हो जाएगी, क्योंकि ओब्लीक है, तिर्यक है। तो पहले मान लो कोई दो पार्टिकल ऐसे आ रहे हैं, फिर ये टकरा करके यूं जाएंगे अपनी अलग अलग वेलोसिटी से, या फिर हो सकता है कि दो पार्टिकल इस डायरेक्शन में आ रहे हैं और ये टकराने के बाद क्या है, इस तरीके से जाएंगे। डायरेक्शन इनकी कोई भी हो सकती है मोशन की। तो ये दो डायरेक्शन में होगी ना, एक्स सिर्फ एक एक्सिस के अलोंग नहीं है, तो इसमें हम 2D वाला केस करेंगे। तो हमने पहली कौन सी कर ली? इलास्टिक कर ली। इलास्टिक कोलिजन को हमने एल एंड सी एम दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पढ़ लिया। अब हम नॉन इलास्टिक करेंगे और ओब्लिक करेंगे। नॉन इलास्टिक को भी दोनों में पढ़ेंगे और ओब्लिक को भी दोनों में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली बात, इन इलास्टिक जो कोलिजन थी वो थी क्या? उससे पहले कल जो आपको एक करवाया था लैब फ्रेम में जो हेड ऑन कोलिजन थी, उसमें V1 की एक वैल्यू आई थी M1 माइनस M2 ओवर में M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 इंटू U2 ओवर में M1 प्लस M2। सिमिलरली V2 हमारे पास क्या आया था? V2 आया था M2 माइनस M1 ओवर में M1 प्लस M2 इंटू U2 प्लस 2M1 U1 ओवर में M1 प्लस M2। ये किसकी बात कर रहे हैं? हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। उसमें भी कौन सा है? लैब फ्रेम की बात कर रहे हैं। लैब फ्रेम में ये हमारी V1 और V2 की कल जो वैल्यू आई थी ना, उसमें कल वाले टॉपिक में केस बताना रह गया था। इसमें केसेस बनते हैं, केस फर्स्ट, बस एक ही केस बनेगा। वो क्या था कि अगर मान लो जो दो पार्टिकल्स जो टकरा रहे थे उनका मास सेम हो, तब V1 और V2 क्या हो जाएगा? तो देखो क्या हो जाएगा, अगर मास सेम है तो ये दोनों कैंसिल होके ये टर्म तो होगी 0, ठीक है। इधर से देखो क्या हो जाएगा, ये भी नीचे भी, यहाँ पर भी 2M2 लिख दो चाहे, क्योंकि मास सेम है। तो V1 किसके इक्वल आ जाएगा? U2 के, यही आएगा। सिमिलरली V2 किसके इक्वल आ जाएगा? सिमिलरली मत लिखो, एंड लिख दो, एंड V2 किसके इक्वल आ जाएगा? U1 की। मतलब अगर जैसे यहाँ पर पुट करो M1 M2 सेम है, तो ये वाली टर्म तो उसमें भी 0 हो जाएगी। फिर इसमें देखो क्या हो जाएगा, M1 और M2 सेम है, तो यहाँ पर आप इसकी जगह लिख सकते हो 2M1। तो क्या हो जाएगा? 2M1 U1 ओवर में 2M1। तो 2M1 से 2M1 कैंसिल, बचेगा क्या? सिर्फ U1 प्लस का 0 चल रहा है, तो U1 बचेगा ना। इसका मतलब क्या है कि कोई दो पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनका मास सेम है और उनके बीच कैसी हो रही है? हेड ऑन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रही है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, दोनों जो बॉडीज थी, दोनों जो पार्टिकल थे, टकराने के बाद अपने वेग को क्या इंटरचेंज कर लेंगे, आपस में बदल लेते हैं। बस एक ही केस रह गया था उसमें, ये वाला केस लिख देना। लैब फ्रेम में जहाँ पर V1 और V2 की वैल्यू ये निकाली है, उसके नीचे ये एक केस लिख देना। उसके बाद CM फ्रेम बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। तो अभी आज का टॉपिक करते हैं, वो कौन सी है? इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक भी कैसी है? परफेक्टली है ये भी। पूर्णतः
अप्रत्यास्थ टक्कर। जब हमने प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ टक्कर पढ़ी थी तो उसमें बताया था कि अगर इनइलास्टिक कोलिजन है, इनकी वेलोसिटी ये जो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, जरूरी नहीं है इसी में ही कर रहे हो, तो वो क्या करते हैं, अगर टक्कर इनइलास्टिक होती है तो ये मैंने मान लिया कि m1 का है, ये m2 मास का कोई पार्टिकल है, u1 और u2 वेग से रिस्पेक्टिवली ये मूव कर रहे हैं। तो इनइलास्टिक कोलिजन जब परफेक्ट होती है उस केस में क्या हो जाता है, ये दोनों पार्टिकल आपस में चिपक करके एक वेलोसिटी v से मूव करता है। ये वाला केस क्या होता है, इनइलास्टिक का। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो इसी तरीके से पढ़ेंगे कि दोनों पार्टिकल टकराने के बाद चिपक जाएंगे और वो चिपकने के बाद एक v वेलोसिटी से मूव करेंगे। तो पहला केस पढ़ते हैं, जैसे कल पढ़ा था लैब फ्रेम में। तो पहला केस फर्स्ट कौन सा, इन लैब फ्रेम या एल फ्रेम लिखते हैं। तो देखो लैब फ्रेम में क्या था, कल जब लैब फ्रेम में किया था तो सीधा पार्टिकल्स थे वो मूव कर रहे हैं और टकरा रहे हैं। अगर सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ले रहे थे तब हम सेंटर ऑफ मास कंसीडर कर रहे थे, सीएम को कंसीडर कर रहे थे और उसी सीएम से वो पार्टिकल क्या कर रहे थे, उसकी ओर आ रहे थे। ठीक है, तो पहले लैब फ्रेम में ले लिया, तो मान लिया कि m1 मास का कोई पार्टिकल है जो u1 वेग से गति कर रहा है। ठीक है, दूसरा पार्टिकल मान लिया m2 मास का कोई कण है जो कि u2 वेग से गति कर रहा है और ये गति करते आपस में टकरा जाते हैं। टकराने के बाद मास तो क्या हुआ, m1 प्लस m2 हो गया, क्योंकि दोनों पार्टिकल चिपक गए और एक वेलोसिटी v से वो मूव करने लग गया। ये थ्योरी लिखना है कि माना कोई एक कण है जिसका द्रव्यमान m1 है और दूसरा कण जिसका द्रव्यमान m2 है। m2 द्रव्यमान वाला कण u2 वेग से गति कर रहा है और m1 वाला टकराने से पहले u1 वेग से गति कर रहा है। फिर वो टकराते हैं और उनके बीच में पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर होगी, तो वो पार्टिकल क्या आपस में चिपक जाएंगे और किसी वेलोसिटी v से मूव करने लगेंगे। ठीक है, तो ये लैब फ्रेम में है। अब देखो क्या होता है, लैब फ्रेम में जब हम करते हैं तो तब हमने लास्ट वाले लेक्चर में भी u1 u2 लिया था, लेकिन जब हम सीएम फ्रेम की बात कर रहे थे तब हमने क्या लिया था, u1 डैश u2 डैश और v1 डैश और v2 डैश। तो देखो इनइलास्टिक कोलिजन है, उसमें भी क्या था, मोमेंटम कैसा था, कंजर्व था, संवेग कैसे रह रहा था, संरक्षित रह रहा था, लेकिन चेंज किस में आ रहा था, एनर्जी में। ठीक है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ से क्या हो जाएगा, संवेग संरक्षण के नियम से टक्कर से पहले का संवेग m1 u1 प्लस m2 u2 किसके इक्वल आ जाएगा, टक्कर के बाद का संवेग m1 m2 का प्लस इंटू v, यही बनेगा। तो ये तो हो गया हमारा संवेग का संरक्षण। तो देखो ये हो गया वेलोसिटी। अब देखो यहाँ से अपने v की वैल्यू निकाल सकते हैं। v की वैल्यू देखो क्या आएगी, m1 u1 प्लस m2 u2 ओवर में m1 प्लस m2। ये तो आ गया टकराने के बाद का जो वेलोसिटी थी पार्टिकल की, वो आ गई। अब अगर मैं लूँ केस फर्स्ट, इसमें ले रहे हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या ले रहे हैं कि मान लिया कि ये जो पार्टिकल था जिसकी वेलोसिटी हमने क्या ली थी, u2, अगर ये वाला पार्टिकल की वेलोसिटी यानी कि u2 जो है 0 है, या इसको क्या बोलते हैं कि ये रेस्ट में है, स्थिर पड़ा है, और स्थिर किसी कण के ऊपर m1 मास वाला कण ये जो u1 वेग से आ रहा है वो इससे टकराता है, तो टकराने के बाद क्या वो v वेग से दोनों चिपक करके गति करने लगते हैं। केस फर्स्ट मैंने क्या लिया कि इफ u2 इज इक्वल्स टू 0, या फिर क्या बोल सकते हैं m2 द्रव्यमान वाला कण कैसा है, स्थिर पड़ा है, रेस्ट में पड़ा है, तो उस केस में v की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, v क्या हो जाएगा हमारे पास क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2 ओवर में m1 प्लस m2, ये है। तो अगर u2 0 है तो v क्या हो जाएगा, m1 u1 ओवर में m1 प्लस m2। इसको दे दो पहले तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ लिख देना बाय इक्वेशन फर्स्ट, और इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकेंड। हमने क्या किया कि मान लिया कि अगर u2 द्रव्यमान वाला कण
m2 द्रव्यमान वाला जो कण है वो रेस्ट में पड़ा है, तो उस केस में u2 क्या आ जाएगा, 0 है। अगर u2 0 है तो टकराने के बाद जो वेग आएगा वो क्या आ जाएगा, m1u1 ओवर में m1 प्लस m2। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। हम क्या कर रहे हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं। इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, संवेग संरक्षित रहता है और मोमेंटम क्या है हाँ जी, संवेग संरक्षित रहता है और ऊर्जा क्या है, असंरक्षित हो जाती है। अगर ऊर्जा असंरक्षित है तो हमारे पास जो इनिशियल एनर्जी है वो फाइनल एनर्जी के इक्वल नहीं आएगी। मैंने टी से एनर्जी को शो करा है यहाँ पर, ठीक है। आप के लिख दो, के आई और के एफ लिख दो, चाहे वो आपकी मर्जी है, ठीक है। के आई लिख देते हैं, चलो के आई और के एफ, ये क्या एनर्जी को शो कर रहा है। तो इन ये जो आपस में क्या इक्वल नहीं होंगी, यानी कि इनका अगर मैं माइनस निकालूं, डेल्टा के निकालूं, तो वो क्या हो जाएगा, टी आई माइनस टी एफ। क्योंकि लॉस होगा एनर्जी का तो वो माइनस में इनिशियल में से फाइनल करेंगे ना, क्योंकि इनिशियल वाली ज़्यादा है फाइनल के कंपैरिजन में, क्योंकि लास्ट में जो एनर्जी आई थी उसमें कुछ हीट जुड़कर आई थी जो कि एनर्जी का लॉस था। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी में चेंज। यहाँ पे मैं के की जगह टी लिख रही हूँ क्योंकि बार बार टी लिखा जा रहा है मेरे से, है ये एनर्जी को शो कर रही हूँ, ठीक है। तो अभी हम क्या निकाल देते हैं, अब इसकी एनर्जी निकाल देते हैं। वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास है तो एनर्जी देखते हैं क्या होगा। तो लिख देते हैं एनर्जी बिफोर कोलिजन, टकराने के पहले ऊर्जा कितनी होगी, उसको मैंने मान लिया, एनर्जी को मैंने टी आई से शो करा है। आई मतलब इनिशियल और टी से मैंने ऊर्जा को शो करा है। तो वो क्या होगी एनर्जी, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर, यही होगा। और एनर्जी आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, TF, वो क्या हो जाएगा, हाफ, पार्टिकल आपस में चिपक रहे हैं क्योंकि इनइलास्टिक कोलिजन है तो वो ये हो जाएगी। तो अभी हम क्या निकालते हैं, टी टोटल एनर्जी में चेंज होगा क्योंकि मोमेंट एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं है, तो डेल्टा टी की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। अगर एनर्जी कंजर्व होगी तो इसका मतलब क्या है, टक्कर के पहले की ऊर्जा और टक्कर के बाद की ऊर्जा सेम है तो उनके बीच का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो 0 नहीं आएगा ना, तो डेल्टा टी की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो क्या होगा, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर, यही बनेगा। और इक्वेशन 2 में हमारे पास v की वैल्यू पड़ी है जो कि हम पुट करते हैं। v की वैल्यू इक्वेशन 2 में पड़ी है, तो देखो ये v की एक वैल्यू पड़ी है, ठीक है। जहाँ पर हमने केस क्या लगाया था कि m2 मास वाला जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी हमने 0 ली थी, यानी कि हम u2 को 0 ले रहे थे। अगर u2 0 ले रहे हैं तो ये वाली टर्म 0, तो यहाँ से डेल्टा टी क्या आ जाएगा, हाफ m1u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 इंटू बाय, यहाँ पे लिख देना बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 2 से आप चाहो तो यहाँ पर u2 की वैल्यू 0 पुट करके इधर ही कर देना, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो v की वैल्यू क्या है, m1u1 ओवर में m1 प्लस m2, तो ये वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगी, v स्क्वायर है और v की वैल्यू क्या है, m1u1 ओवर में m1 प्लस m2 का स्क्वायर, यही आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो डेल्टा टी क्या आया, हाफ m1u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 डॉट m1u1 ओवर में m1 प्लस m2 का स्क्वायर था, तो m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर ओवर में m1 प्लस m2 का स्क्वायर था। तो उस स्क्वायर से एक तो ये कैंसिल होगा, तो क्या बचा, हाफ m1u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर ओवर में m1 प्लस m2। यहाँ से कॉमन आ सकता है हाफ m1u1 का स्क्वायर, तो क्या आएगा कॉमन लेने पर,
1 माइनस यहाँ पर क्या बचा m1 ओवर में m1 प्लस m2, यही बचेगा। ऊपर m1 का स्क्वायर था और m1 ओवर में m1 प्लस m2 जो है एक्स्ट्रा था, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं। हाफ m1 u1 स्क्वायर तो एज इट इज पड़ा है, और एलसीएम लिया तो देखो क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 माइनस का m1 ओवर में m1 प्लस m2, m1 से m1 कैंसिल, तो टोटल चेंज इन एनर्जी क्या आया, हाफ m1 पड़ा है, एक m2 और आ गया, मल्टीप्लाई में ही है तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू u1 स्क्वायर था, डिवाइड में क्या आएगा m1 प्लस m2। तो ये क्या शो कर रहा है, एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं है। यही होता है, अगर एनर्जी कंजर्व होती, इलास्टिक कोलिजन होता, तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या आ जाती, जीरो आ जाती, लेकिन यहाँ जीरो नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, लैब फ्रेम में जो नॉन इन इलास्टिक कोलिजन थी उसके लिए डेल्टा टी की वैल्यू ये आई है। एनर्जी का कंजर्वेशन भी लगा दिया और मोमेंटम का कंजर्वेशन वो भी लगा दिया। हमने सिर्फ सिंपली एक केस लिया था इसमें, वो केस क्या लिया था कि मान लिया कि U2 जो है वो जीरो है, तो उससे संवेग संरक्षण का नियम लगा के V की वैल्यू निकाली, और उस V की वैल्यू से हमने चेंज इन एनर्जी निकाला। ये जो T है ये एनर्जी को शो कर रहा है, टेम्परेचर को नहीं, मैंने T से डिनोट करा है। तो चेंज इन एनर्जी निकाला, कुछ ना कुछ चेंज आया, इसका मतलब एनर्जी कंजर्व नहीं है। यही तो थी नॉन इलास्टिक कोलिजन या नॉन इलास्टिक कोलिजन। तो लैब फ्रेम में तो एनर्जी हो गई कंप्लीट, हमारा एनर्जी कंजर्वेशन भी हो गया और मोमेंटम कंजर्वेशन भी हो गया। अब हम देखेंगे सीएम फ्रेम में, और देखेंगे कि क्या सीएम फ्रेम में टी की वैल्यू यही आ रही है, क्योंकि एनर्जी तो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखेंगे तो चेंज इन एनर्जी तो सेम आना चाहिए ना, तो ये चीज देखेंगे भी। तो करते हैं इसका सेकंड पार्ट। हम कर क्या रहे हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, उसका हमने लैब फ्रेम का कर लिया। अब हम करते हैं इन सीएम फ्रेम। तो सीएम फ्रेम या सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हम क्या करते हैं, जैसे कल किया था कि इस यहाँ पर मान लिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई सीएम है, और ये मान लिया m1 मास का कोई पार्टिकल, सॉरी पहले इधर वाला m1 ले लेते हैं और इधर वाला ले लेते हैं m2 मास का। m2 मास का कोई पार्टिकल है, सेंटर ऑफ मास पे जो ऑब्जर्वर बैठा होता है उसे क्या फील करता है कि दोनों पार्टिकल जो है वो इसी सीएम की ओर मूव कर रहे हैं, और उनकी वेलोसिटी को हमने डिफरेंशिएट करने के लिए, अलग अलग बनाने के लिए, तो मैंने डैश वाली ली थी कल वाले में भी। तो मान लिया कि कोई एक m1 द्रव्यमान वाला कण है जो सीएम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में u1 डैश वेग से गति कर रहा है, और दूसरा जो है किसकी ओर गति कर रहा है, सेंटर ऑफ मास की ओर। कोई दूसरा पार्टिकल है m2, वो u2 डैश वेग से सीएम की ओर गति कर रहा है। अब दोनों के बीच में क्या टक्कर होगी, तो टक्कर होने के बाद में, कोलिजन होने के बाद में क्या हो जाएगा, दोनों पार्टिकल ऐसे चिपक जाएंगे। m1 m2 द्रव्यमान है, और इनकी वेलोसिटी को मैंने वहां पर v ली थी, और जो कल वाला टॉपिक है था उसमें v1 डैश और v2 डैश लिया था, तो यहाँ पर दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे, तो मैंने v डैश लिख दिया। ये जो v डैश है इसकी वैल्यू जीरो आएगी। सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जब ये पढ़ते हैं ना, तो इस v डैश की वैल्यू जीरो आती है। ये कैसे आती है, ये हम देखते हैं जब आगे डेरिवेशन करेंगे, तब पता चलेगा कि क्या सेंटर ऑफ मास में v डैश की वैल्यू जीरो आई है। तो चाहो तो आप यहाँ भले मत लिखो और लिख दो तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि आगे हम इस v डैश की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो क्या है, सेंटर ऑफ मास लिया था, तो कल जैसे किया था आरसीएम की वैल्यू निकाली थी, क्या है m1 r1 प्लस m2 r2 ओवर में m1 प्लस r2, सॉरी m1 प्लस m2, दो पार्टिकल की बात कर रहे हैं इसीलिए दो पार्टिकल ही लिए। सिमिलरली हम VCM देखते हैं तो क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2 ओवर में m1 प्लस m2। हमने क्या केस लिया था कि इफ u2 इज इक्वल्स टू जीरो, कोलिजन तो वही पढ़ रहे हैं इन इलास्टिक, अगर u2 जीरो है तो देन VCM क्या आ जाएगा, देन VCM क्या हो जाएगा, m1 u1 ओवर में m1 प्लस m2। ये हो गया VCM की वैल्यू। u2 जीरो क्यों लिखा, क्योंकि हम जैसे लैब फ्रेम में टक्कर को पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही सेंटर ऑफ मास वाले फ्रेम में पढ़ रहे हैं, तो u2 जीरो लगाने पर VCM की वैल्यू आ गई ये। फिर हमने जब कल हेड ऑन कोलिजन करा था तब हमने क्या किया था, इलास्टिक कोलिजन में u1 डैश u2 डैश की वैल्यू निकाली थी,
फिर उसे मोमेंटम कंजर्वेशन में पुट करके वैल्यू निकाली थी, वैसे ही अभी करते हैं। तो देखो u1 डैश कैसे आया था, गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन से आया था। वो कैसे आया था वो मैंने कल आपको बता दी थी। तो वो क्या था, u1 माइनस VCM, या यहाँ पर लिख दो वी नो दैट। हमें क्या पता है कि गैलेलियन के लिए वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या है, u डैश इज इक्वल्स टू u माइनस VCM। वहां पर v लिख रहे थे, यहाँ पर VCM लिख रहे हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे हैं। वो किस वेलोसिटी से मूव करता है, तो उसकी वेलोसिटी को हम cm से डिनोट करते हैं। है तो वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी थी, तो ये भी कांस्टेंट है। तो ये कैसे आया, ये कल वाले टॉपिक में मैंने एक्सप्लेन करा था। और वैसे BSc फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट की फर्स्ट यूनिट में मैंने गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक भी करवाया, उसमें भी ये वाली इक्वेशन प्रूफ कराई हुई है। ठीक है, अगर ये है तो सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, u1 डैश किसके इक्वल आ जाएगा, u1 माइनस VCM के, एंड u2 डैश किसके इक्वल आ जाएगा, u2 माइनस VCM के आ जाएगा, इसी के इक्वल। इन इक्वेशंस को नंबर दे दो, आप इसको नंबर दे दो। इक्वेशन नंबर हमने आई थिंक 2 तक दिया हुआ ना लैब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, इक्वेशन को 3 नंबर दे दिया। ठीक है, तो यहाँ से अब हम क्या निकालते हैं, इसको भी नंबर दे दो, चलो 4। ये 4a हो जाएगी और नीचे वाली 4b हो जाएगी। तो बाय यूजिंग तो क्या, बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो मेरे पास u1 डैश की एक वैल्यू आएगी, u1 माइनस VCM की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में क्या पड़ी है, m1 u1 ओवर में m1 प्लस m2। तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, m1 u1 ओवर में m1 प्लस m2। तो यहाँ से क्या करते हैं, एलसीएम लेके, जैसे कल किया था बिल्कुल वैसे ही चल रहा है ये वाला टॉपिक। बस कल वाले में हमने u2 को 0 नहीं लिया था, तो वो वाला साथ में चल रहा था और फिर एलसीएम लेके कट कर देते। इसमें u2 को 0 लिया, तो देखो m1 सीधा मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ m2 u2 माइनस m1 u1 ओवर में m1 प्लस m2। तो m1 u1 से m1 u1 हो गया कैंसिल, तो u1 डैश क्या आया, m2 u2 ओवर में m1 प्लस m2। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 5। यहाँ पे एक सेकेंड, एलसीएम दिया तो इधर u1 था, u1 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे u1 आएगा। तो ये होगी u1 डैश की वैल्यू। वैसे ही अपने क्या करते हैं, u2 डैश की निकालते हैं। तो u2 डैश देखो क्या आ जाएगा, हाफ तो वहां से u2 डैश देखो क्या आएगा, u2 माइनस VCM। हम u2 को क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं, एज u2 इज 0। तो इसका मतलब क्या आया, u2 डैश क्या आ जाएगा, माइनस का VCM, और VCM की वैल्यू इक्वेशन 2 से हमारे पास पड़ी है। तो मैं सीधा लिख दूँ माइनस का VCM इक्वल्स टू माइनस का m1 u1 ओवर में m1 प्लस m2। तो इसको भी दे दो एक इक्वेशन नंबर 6। अब हमने क्या किया था, लैब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमने चेंज इन एनर्जी निकाला था। उसके लिए हमने पहले इनिशियल एनर्जी निकाली, फिर फाइनल एनर्जी निकाली। मैंने सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए जब v डैश लिखा तो मैंने बोला था v डैश 0 आएगा। ये कैसे आएगा, ये तो सिंपल पता चल गया होगा कि u1 डैश क्या था, u1 माइनस VCM, u1 माइनस VCM किया तो जो एलसीएम लेने पर आया वो लिख दिया। और u2 डैश सिमिलरली u2 माइनस VCM, u2 0 था तो वो माइनस VCM के इक्वल आ गया। तो u2 डैश और u1 डैश की वैल्यू हमारे पास आ गई। इससे हम ti निकाल लेंगे, हाफ m u1 डैश का स्क्वायर प्लस हाफ m u2 डैश का स्क्वायर। तो एक पार्ट तो हो गया कंप्लीट। तो इसका दूसरा हमें क्या निकालना है, v निकालना है। तो देखो अगर u डैश जो है वो u माइनस VCM है, तो v डैश भी कैसा आ जाएगा, v माइनस VCM आएगा। तो देखो v डैश क्या है, हमने लैब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में v की वैल्यू निकाली थी। v की वैल्यू, ये दोनों टॉपिक एक साथ ही हैं,
तो जो वैल्यूज वहाँ पर यूज की है वो हम इसमें भी निकाल सकते हैं। देखो एल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैंने v की एक वैल्यू निकाली थी इक्वेशन 2 से, v इज इक्वल्स टू m1 u1 ओवर में m1 प्लस m2। तो इसको मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ, यहाँ पर लिख देना बाय इक्वेशन 2 एंड VCM वाली 4 नंबर थी, नहीं 3 नंबर था, तो बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो v डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, v की वैल्यू हमने क्या लिखी है इक्वेशन 2 से m1 u1 ओवर में m1 प्लस m2, और इक्वेशन 3 में VCM की वैल्यू भी यही आई थी m1 u1 ओवर में m1 प्लस m2। तो इसका मतलब क्या हुआ, v डैश क्या है 0। ये दोनों एक जैसे ही हैं और अपोजिट साइन है तो कैंसिल हो जाएंगे। एक तरीका तो इसको करने का ये, एक तरीका और कर सकते हो आप, दोनों में से कोई एक कर देना। तो एक और तरीका क्या बन जाएगा, देखो हम टक्कर कौन सी पढ़ रहे हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। अगर इन इलास्टिक है चाहे इलास्टिक है, मोमेंटम तो दोनों में कंजर्व रहता था, तो मोमेंटम कंजर्व है, इसका मतलब क्या है m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू v डैश। यही होगा क्योंकि दोनों पार्टिकल एक वेलोसिटी से मूव कर रहे थे और मैं CM फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रही हूँ तो मैंने डैश वाला लिख दिया। तो देखो आप चाहे तो ये वाला कर देना और चाहे तो ये कर देना, दोनों से v डैश की वैल्यू आएगी, ठीक है। यहाँ पे आप और लगा दो, तो देखो इक्वेशन नंबर 5th और 6th में u1 डैश और u2 डैश की वैल्यू पड़ी है, तो ये वैल्यू पुट करते हैं। देखो क्या पड़ी है, m1 इंटू u1 डैश की वैल्यू क्या थी m2 u1 ओवर में m1 प्लस m2 प्लस m2 u2 डैश की वैल्यू क्या थी माइनस का VCM, माइनस का VCM मतलब m1 u1 माइनस में है प्लस डिवाइड में क्या m1 ओवर में m2, वो किसके इक्वल आया m1 प्लस m2 इंटू v डैश की। तो देखो यहाँ पे क्या बन रहा है m1 m2 इंटू u1 ओवर में m1 प्लस m2, ये टर्म प्लस में है, ये देखो क्या बन रही है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये माइनस में बन जाएगा और क्या बनेगा m1 m2 u1 ओवर में m1 प्लस m2, दोनों बिल्कुल इक्वल है तो होगी कैंसिल। तो इसका मतलब क्या आया, जीरो किसके इक्वल आया, या मैं इसको जीरो इधर भेज देती हूँ, m1 प्लस m2 इंटू v डैश किसके इक्वल आया जीरो की, यही आएगा। दोनों टर्म सेम थी, अपोजिट साइन था तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ से देखो दो केस बन सकते हैं। पहला केस तो क्या, इस वाली इक्वेशन के जीरो होने का मतलब क्या है, या तो ये दोनों का ऐड जीरो हो या फिर v जीरो हो। दोनों पार्टिकल का मास मैंने m1 और m2 लिया है, तो इसका मतलब क्या है, ये वाली टर्म तो जीरो हो नहीं सकती, मास तो जीरो नहीं हो सकता ना। तो यहाँ से क्या पता चला कि v डैश की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इनइलास्टिक कोलिजन में टकराने के बाद पार्टिकल जो है वो दोनों चिपक करके वहीं रुक जाते हैं। अब v डैश की वैल्यू जीरो है, अब चाहे तो आप ये वाला कर देना और चाहे ये वाला कर देना, तो v डैश की वैल्यू भी एक आ गई। तो देखो लैब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमने क्या किया था, Ti माइनस Tf निकाल के डेल्टा T यानी कि चेंज इन एनर्जी निकाला, वैसे ही हमें CM फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी यही करना है। CM फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए हमने वेलोसिटी क्या ली थी, u1 डैश u2 डैश और v डैश, इन तीनों की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है। इसको नंबर दे दो इक्वेशन नंबर 7। तो हमें सिर्फ और सिर्फ चेंज इन एनर्जी निकालना है, तो अब एनर्जी में चेंज देखते हैं। तो Ti लिख देती हूँ, टकराने से पहले की ऊर्जा Ti वो क्या आएगा, CM फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे हैं तो डैश में आ जाएगा वेलोसिटी, तो हाफ m1 u1 डैश का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 डैश का स्क्वायर। सिमिलरली Tf क्या हो जाएगा, हाफ m1 प्लस m2 इंटू v डैश का स्क्वायर। अब बाय चलो डेल्टा T लिख देते हैं, चेंज इन एनर्जी क्या हो जाएगा Ti माइनस Tf। Ti में से मैंने F क्यों माइनस करा, ये तो पता ही होगा ना, ये तो अंडरस्टूड है क्योंकि पहले वाली एनर्जी ज़्यादा है, बाद में ही एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो फाइनल वाली कम होएगी, इसीलिए मैंने उससे माइनस कर दिया। तो डेल्टा T क्या आ जाएगा, हाफ m1 u1 डैश का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 डैश का स्क्वायर माइनस हाफ
m1 प्लस m2 इंटू वी डैश का स्क्वायर, वी डैश की जगह v1 होगी, वी डैश का स्क्वायर। अब बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 5th 6th एंड 7th, क्योंकि 5th 6th और 7th में हमारे पास u1 डैश u2 डैश और v डैश की वैल्यू पड़ी है, ठीक है। तो देखते हैं क्या बनेगा, डेल्टा t इज इक्वल्स टू हाफ m1, u1 डैश की वैल्यू क्या पड़ी है m2 u1 ओवर में m1 प्लस m2, देखो m2 u1 ओवर में m1 प्लस m2, और u2 डैश की वैल्यू मेरे पास माइनस का VCM आया था तो वो पुट कर देते हैं। तो u1 डैश की वैल्यू क्या आई, m2 u1 ओवर में m1 प्लस m2 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 इंटू माइनस का m1 u1 ओवर में m1 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू m1 प्लस m2 इंटू v डैश की वैल्यू क्या है 0, 0 का स्क्वायर भी 0, तो ये टर्म तो होगी 0। तो चेंज इन एनर्जी सिर्फ इन दो पे डिपेंड कर रही है। तो देखो डेल्टा टी क्या है, हाफ m1, वहाँ पे देखो क्या था m2 u1 ओवर में m1 प्लस m2 का स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर लिख देती हूँ, m2 u1 ओवर में m1 प्लस m2 इसका स्क्वायर लगा दिया और इनके ऊपर मैंने स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। फिर प्लस हाफ m2 माइनस में m1 u1 ओवर में m1 प्लस m2 का स्क्वायर था, माइनस का स्क्वायर करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर ओवर में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, देखो यही बनेगा। इसका स्क्वायर करा, माइनस था स्क्वायर से वो प्लस हो जाएगा और इसका स्क्वायर लिख दिया, ये टर्म 0 हो गई। तो देखो यहाँ से ये बन गया, तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, क्या कॉमन आ सकता है, हाफ कॉमन आ रहा है, और एक देखो m1 m2 u1 स्क्वायर ओवर में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, इतनी टर्म कॉमन आ सकती है, तो ये कॉमन ले लेते हैं, m1 m2 u1 स्क्वायर ओवर में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर डॉट, बचा क्या, यहाँ पर m2 का स्क्वायर था, मैंने सिर्फ m2 कॉमन लिया है, तो एक तो बच गया m2, प्लस का साइन था प्लस लगा दिया, यहाँ पर m1 का स्क्वायर था, एक m1 बच गया। तो देखो इसको मैं m2 प्लस m1 लिखूँ चाहे m1 प्लस m2 लिखूँ, फर्क कोई भी नहीं पड़ेगा, इसका मतलब इस वाली टर्म से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी। तो डेल्टा टी क्या आया, हाफ m1 u1 हाफ m1 m2 ओवर में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, इंटू u1 का स्क्वायर, u1 है यहाँ पे गलती से डैश लगा दिया। तो ये क्या हो गया, चेंज इन एनर्जी, वो भी किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, इन सीएम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, सीएम निर्देश तंत्र में। देखो ये वैसे भी एनर्जी बन रही है, क्योंकि मैंने इसी वाले चैप्टर में आपको एक टॉपिक कराया था रिड्यूस्ड मास, और रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला म्यू क्या था, वो यही था 1 ओवर में म्यू क्या है, 1 ओवर में m1 प्लस 1 ओवर में m2। तो ये है तो मास ही, दो पार्टिकल थे, उनकी अगर मोशन हो रही है तो उनकी मोशन को किसी एक पार्टिकल से, चाहे उसे वर्चुअल पार्टिकल बोल दो चाहे वर्चुअल पॉइंट बोल दो, उससे शो करते हैं, तो उस पार्टिकल का जो मास होता है वो क्या कहलाता है, रिड्यूस मास। ये वाला इसी यूनिट में मैंने ये रिड्यूस मास का फॉर्मूला डिराइव भी करवाया, जो कि यही था। इसका मतलब क्या है, हाफ m म्यू इंटू u1 का स्क्वायर होगा क्या, एनर्जी। तो देखना क्या था कि क्या सीएम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी एनर्जी में चेंज वही आ रहा है जो कि लैब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ रहा था। एल फ्रेम और सीएम फ्रेम में एनर्जी का चेंज कितना आ रहा है, तो एल फ्रेम में देखो क्या आ रहा है, हाफ m1 m2 ओवर में m1 प्लस m2 इंटू u1 का स्क्वायर। सिमिलरली बिल्कुल सेम यही वाली टर्म सीएम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बन रही है। देखो हाफ m1 इंटू m1 ओवर में m1 प्लस m2 इंटू u1 डैश का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है कि एनर्जी जो है इन इलास्टिक कोलिजन में वो कंजर्व नहीं रहती, यही प्रूफ करना था। और चाहे वो सीएम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख लो चाहे वो लैब फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख लो, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो सीएम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बस आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो v डैश है उसकी वैल्यू इसमें 0 होती है। वो कैसे होती है, वो प्रूफ भी हो चुकी है। जब आप एग्जाम में करोगे तो बिल्कुल इसी तरीके से करके ना
ऐसे ही u2 डैश और u1 डैश की वैल्यू निकालना और इन दोनों में से कोई एक कर देना, चाहे तो आप ये कर दो चाहे आप ये वाला कर दो, दोनों एक साथ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उससे v डैश की वैल्यू आएगी दोनों से 0। फिर हम जैसे लैब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी का डिफरेंस निकाल करके चेंज इन एनर्जी निकाल रहे थे, वो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आई है सेम। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कोलिजन, वो भी कैसी, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। हम अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में ओब्लिक कोलिजन करेंगे जो कि लैब फ्रेम और सीएम फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोनों में करेंगे। इसके बाद 2 टॉपिक और आ जाएंगे और ये यूनिट हो जाएगी कंप्लीट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।